Good morning, student. Today's topic is physical world. इस फिजिकल वर्ल्ड क्लास फर्स्ट ईयर फिजिक्स, इसमें पहला चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड डाला गया है और ये छोटा सा पार्ट है जो 1 या 2 क्लास में ख़त्म हो जाएगा। और इसको जानने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें समझना है, जिसके बेस पर पूरा चैप्टर या पूरी फिज़िक्स में क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है उसको समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें जो आगे पढ़ाया जाएगा वो ईज़िली समझ में आएगा। जैसे हम कहीं जाते हैं, कुछ काम करते हैं तो उसका नॉलेज लेते हैं, वैसे ही हम अपने चैप्टर को जब पढ़ेंगे तो उस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें डिपेंड करेंगी, क्या क्या टॉपिक्स होंगे, उनको कैसे कैसे अंडरस्टैंड करना है, उस चीज़ को समझने के लिए हमें इस चैप्टर को समझना बहुत ज़रूरी है। और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये मार्क्स भी इतने ज़्यादा गेन नहीं कराता, लेकिन फिर भी हमें इसको समझना ज़रूरी है। तो इसको 1 या 2 क्लास में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो बात करते हैं साइंस की। जैसे साइंस हम जब पढ़ते हैं या साइंस क्लास कहीं कुछ करने जाते हैं या कुछ काम करते हैं तो उसका नॉलेज लेते हैं। ऐसे ही जब हम साइंस पार्ट को सेलेक्ट करते हैं तो उस पार्ट में क्या क्या है, जैसे फिज़िक्स है तो फिज़िक्स साइंस का ही एक पार्ट है। जैसे हम लोग फर्स्ट ईयर में आते हैं या 10th से फर्स्ट ईयर में आते हैं तो उसमें होता है क्या कि कोई पूछता है क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ोगे, तो कोई कहता है हम आर्ट्स पढ़ेंगे, कोई कहता है हम साइंस पढ़ेंगे। तो जो साइंस पढ़ेंगे या आर्ट्स पढ़ेंगे तो उनमें कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है। आर्ट्स के लिए पास आर्ट्स के बाद जो स्टूडेंट होते हैं वो उनके पास हो सकता है कि बेसिकली उनकी राइटिंग बहुत अच्छी हो या उनकी स्पीच अच्छी हो या उनके पास वोकैब अच्छी हो। तो ये सब चीज़ें होती हैं तो वो आर्ट्स की सब्जेक्ट को चूज़ करते हैं। या हो सकता है उनकी ड्राइंग बहुत अच्छी हो तो इसलिए वो ड्राइंग उस पार्ट को अपने कम और आगे बढ़ाने के लिए आर्ट्स को सेलेक्ट करते हैं। लेकिन जो साइंस पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, उनको क्या पढ़ना है और उस चीज़ को डेवलप करने के लिए वो सब्जेक्ट चूज़ करते हैं। तो सब्जेक्ट चूज़ करने के बाद उसमें 3 पार्ट कन्वर्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। तो फिजिक्स पार्ट में जो जो चीज़ें हमें पढ़नी है उनसे हमें क्या डेवलप होगा, वो कैसे आगे पढ़ी जाएंगी, वो हम सब इसमें समझेंगे। जैसे सबसे पहले बात करते हैं साइंस की। तो साइंस क्या है, एक ऑर्गेनाइज नॉलेज है। नॉलेज, ऑर्गेनाइज नॉलेज का मतलब होता है कि जैसे हम पुराने टाइम पर, अरस्तू के टाइम पर, उनसे भी पहले टाइम पर, जैसे किसी ने कह दिया कि सन अर्थ के चारों तरफ घूमता है, पृथ्वी नहीं घूमती, सन चारों तरफ घूमता है। और इस बात को हजारों सालों तक हम लोग यही समझते रहे और उसको उन लोगों ने, जैसे कि उसने स्टडी जिसने भी की होगी वो स्टडी उसने उसको नोट्स कर दिया और उन्होंने वो जो फिलोसफर थे उन्होंने अपना ये स्टेटमेंट दिया और अपने स्टूडेंट या अपने लोगों में बता दिया। वो बात वहाँ से आगे कैरी होती रही, उसको हम लोग पढ़ते रहे। फिर उसके बाद न्यू जनरेशन आई, फिर उन्होंने जब स्टार्ट किया तो उस चीज़ को फिर से पढ़ा, फिर उसके आगे से उन्होंने स्टार्ट किया। तो जिसका जैसा इंटरेस्ट, जैसे इसमें कई सारे पार्ट हैं तो उसमें किसी का किसी में इंटरेस्ट है, किसी का किसी में इंटरेस्ट है, तो वो सब इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सब अपने अपने पार्ट्स पे स्टडी करते हैं। उस स्टडी के अकॉर्डिंग ही उसको आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं। फिर उनके वो नोट्स प्रॉपर बनते रहे, वो नोट्स बनते रहे, उन्हीं को लोग पढ़ के फिर वो आगे उसी चीज़ का रिसर्च कर रहे हैं, उसी पे आगे और बढ़ रहे हैं। फिर वो न्यू जनरेशन आती है, फिर वो उसका जो जहाँ से पढ़ लेता है उसके बाद से वो स्टार्ट करता है, वही कहलाता है क्लासिफिकेशन, जो कि हम लोग अच्छे से जानते हैं क्लासिफिकेशन क्या होते हैं और स्पेशलिटी क्या होती है, क्वालिटी क्या होती है। वो सारी चीज़ें इस टॉपिक में या इस सब्जेक्ट में होगा। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इस इंटरेस्टिंग तुम्हारा सब्जेक्ट है। और इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे ऑर्गेनाइज नॉलेज, ऑर्गेनाइज नॉलेज मतलब जो अभी हमने बताया कि सारी चीज़ें, कि वो जो रिकॉर्ड्स है, जो नॉलेज है, वही ऑर्गेनाइज्ड होता चला आता है। और इसी चीज़ को हम कैसे पढ़ते हैं, जैसे पढ़ने का तरीका क्या है कि जैसे जो चीज़ें हैं वो हमारी सब हो रही हैं, ऐसा कुछ नया नहीं है। जैसे इस यूनिवर्स में स्टार्स हैं, सन है, मून है, अर्थ है, एवरीथिंग इज प्रेजेंट हियर। बट हम उसको क्या करते हैं, नॉलेज करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड करते हैं। उसी को हम साइंटिफिक मेथड से स्टडी करते हैं। किसका स्टडी करते हैं, वो साइंटिफिक मेथड से स्टडी करने के लिए हमारे पास है नेचर। उस नेचर का हम साइंटिफिक तरीके से स्टडी करेंगे और उसी को आगे की ओर कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले जब कोई काम हम करते हैं तो उसमें सबसे पहला काम होता है जैसे ऑब्जर्वेशन। जब हमने कोई चीज़ देखी, जैसे सन निकल रहा है और सेट हो रहा है, राइज हो रहा है और सेट हो रहा है, तो इसमें क्या हमने सबसे पहला काम किया, ऑब्जर्वेशन किया। जैसे कोई चीज़ ऊपर से गिरी
तो इसमें हमने क्या किया, ऑब्जर्वेशन किया। तो जितने भी साइंटिस्ट, जितने भी लोग हुए, तो सबसे पहले उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया, उसके बाद उस पर कुछ सोचा। तो सबसे पहले किसी चीज़ को देखा जाएगा, देखने के बाद ही उस पर हम आगे कुछ कर पाते हैं। फिर उसके बाद आता है उसका कंट्रोल एक्सपेरिमेंट। जब हमने यहाँ कोई चीज़ देखी, जैसे हमने कोई बॉल ली और ऊपर उठाई और उठाकर उसको छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद हुआ क्या कि वो अर्थ पे ही आके गिरी। तो इस चीज़ को हम बिलीव कब करते हैं, जब हम अपनी लैब में जो भी नॉलेज होता है वो बुक से नहीं, लैब से होता है। जितना भी नॉलेज हम गेन करते हैं वो सारा लैब से निकल के आता है। वो लैब का नॉलेज ही बुक्स में आके लिखा जाता है और वही हम लोग स्टडी करते हैं, उससे ही हमारी नॉलेज जो होता है उसमें इम्प्रूवमेंट आता है। तो जितना भी हमने जो जैसे देखा जो चीज़, तो उसका हमने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। वो कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट जो होते हैं वो हमारी चीज़ों को प्रूव करते हैं और बताते हैं कि हाँ ये जो हमने देखा वो ऐसा है, और उस बात को हम अपने लोगों तक पहुंचाते हैं। फिर आती है बात क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटी रीजनिंग की। रीजनिंग देखिए क्या है, रीजनिंग दो प्रकार की हो रही है, यहाँ पे दो टाइप से रीजनिंग बताई गई। एक क्वालिटेटिव रीजनिंग है और एक है क्वांटिटिव रीजनिंग। तो क्वालिटेटिव रीजनिंग क्या होगी, क्वालिटेटिव रीजनिंग में जैसे कोई सनरेज आ रही है, तो सनरेज का मतलब है कि सनरेज एक स्ट्रेट लाइन में चलती है। न्यूटन ने कहा था कि सारी सनरेज हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में चलती हैं, और कहीं ना कहीं से पढ़ के फिर रिफ्लेक्ट हो जाती है। वो रिफ्लेक्शन जो किसी एंगल से जब होता है तो वो हमें दिखाई देती है, चीज़ें दिखाई देती हैं। तो जैसे अगर हम किसी भी स्ट्रेट लाइन के सामने कुछ पानी की ड्रॉप्स गिराएं या कोई फुहारा चला दें, कुछ ऐसा कर दें, तो उससे क्या होगा कि उसमें कलर्स दिखाई देंगे। तो कलर क्या है, वो उसकी क्वालिटी है। उस वाटर में जो 7 कलर्स दिखाई दिए, तो वो उस सनरेज की क्वालिटी है, तो वो क्वालिटी को बताता है। एंड क्वांटिटी को कैसे समझा जाए, क्वांटिटी रीजनिंग कैसे होगी। क्वांटिटी रीजनिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जैसे हमने कहा कि एक दो ऑब्जेक्ट हैं, उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में कोई ग्रेविटी लग रही है, लेकिन अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को कुछ डिस्टेंस दूर कर दें, तो जब कुछ डिस्टेंस दूर करेंगे तो उसकी ग्रेविटी पे कुछ इफेक्ट आएगा, वो घटेगी या बढ़ेगी। जैसे हमने इसको 2 गुना बढ़ाया तो उसकी ग्रेविटी 4 गुनी क्या होगी, घट जाएगी। तो जैसे जैसे कोई चीज़ दूर जाएगी तो उसकी ग्रेविटी कम होगी। इसी बेस पर हम कह सकते हैं कि जैसे सन है, अर्थ है, अर्थ सन के चारों तरफ रोटेट हो रही है। रोटेट होने के साथ साथ सन के पास अपनी कुछ ग्रेविटी है, लेकिन सन जो है वो अपनी ग्रेविटी की वजह से इसको अपने चारों तरफ रोटेट होने देता है। ऐसे ही कोई ऑब्जेक्ट जब किसी चीज़ पे, जैसे हमने अभी बॉल का एक्सपेरिमेंट लिया कि बॉल उछाली और नीचे आके गिर गई, तो उसमें कोई ना कोई रीज़न तो है ही। रीज़न क्या है कि वो ग्रेविटी की वजह से नीचे आ जाता है। तो ऐसे किसी चीज़ की जब हम डिस्टेंस बढ़ाते हैं और घटाते हैं तो उसकी ग्रेविटी पे कोई इफेक्ट पड़ता है। जैसे हमने दूसरे कोई ऑब्जेक्ट ले लें, दूसरा कोई ले लें, जैसे हमने वो ले लिया, दूसरा कोई ऑब्जेक्ट लिया कि पोटेंशियल ले लिया, तो पोटेंशियल को हम 2 गुना बढ़ाएंगे, डिस्टेंस उसकी तो 2 गुना ही उस पर इफेक्ट डालेगी। तो फिर उसके बाद जब नेक्स्ट आता है तो ये हो गई उसकी क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब एक कोई नंबर, जो हम एक नंबर देंगे वो नंबर होता है क्वांटिटी। और जो क्वालिटी मतलब किसी चीज़ में जो स्पेशलिटी है वो उस चीज़ को डिफाइन करता है। फिर आता है इसी का मैथमेटिकल मॉडलिंग। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये और ये दो बातें ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये हमें डिपेंड करती हैं, सोचना, फिर एक्सपेरिमेंट करना, फिर हमें उस पर विचार करना कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, वो सबसे इम्पॉर्टेंट होगी। फिर आता है मैथमेटिकल मॉडलिंग। मैथमेटिकल मॉडलिंग में क्या है कि जैसे यहाँ पर जब कोई चीज़ दी जाती है, जैसे किसी ने कोई बात कही, तो उसको प्रूव करने के लिए उसे कुछ ना कुछ स्टेटमेंट देना पड़ता है। तो वो स्टेटमेंट होते हैं फॉर्मूले। वो फॉर्मूले ही हमारी बात को प्रूव कराते हैं। जैसे किसी ने कहा कि ऑब्जेक्ट एक सन है और एक अर्थ है। अर्थ, सन और मून सभी के पास अपनी अपनी ग्रेविटी है, तो उस ग्रेविटी की वजह से कुछ ना कुछ तो इफेक्ट होता ही। जैसे अर्थ है, अर्थ के पास अपनी ग्रेविटी, जैसे कोई चीज़ उछाली गई तो वो उस पर आके गिर गई। तो अब इस बात को प्रूव करने के लिए कि क्या सन अपनी ग्रेविटी से अर्थ को नहीं खींच सकता, तो इस बात को प्रूव करने के लिए एक फॉर्मूला यहाँ दे दिया गया कि F इज इक्वल टू जी m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। अब ये डिपेंड करता है कि अब कौन सी चीज़ किसको किस तरीके से खींच सकती है, वो डिपेंड करता है इस आर पे। अगर आर आपका बढ़ता चला जाएगा तो जो लगने वाला फोर्स है
वो कम होता चला जाएगा। जैसे दो ऑब्जेक्ट्स हैं और इन दोनों के बीच में जो भी फोर्स लग रहा होगा वो फोर्स की क्वांटिटी हम निकाल लेंगे और इससे हमें पता चल जाएगा कि फोर्स किस में कितना है। लेकिन ये जैसे हमने मान लिया कि ये अर्थ का मास है और ये कोई ऑब्जेक्ट जो ऊपर की तरफ उछाला गया उसका मास है, और जब हमने ये डिस्टेंस इन दोनों के बीच की लगाई कि ये 10 किलोमीटर दोनों को, इस ऑब्जेक्ट को, ये जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट को 10 किलोमीटर ऊपर की तरफ उछाला गया, तो हमें आर मिल गई 10 किलोमीटर और मास अर्थ का जो है वो लगा लिया, जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो लगा लिया और ये डिस्टेंस लगा ली, तो हमें पता चल गया कितना हमने यहाँ पर फोर्स लगाया। इस फोर्स पर डिपेंड करता है कि वो उसको अपनी तरफ खींच लेता है। लेकिन अगर हम ये क्वांटिटी बढ़ा दें, जैसे अर्थ और सन की बात करोगे तो उसके बीच में जो डिस्टेंस होगी वो बहुत ज़्यादा है, तो जब वो डिस्टेंस रखोगे तो उस बात से ये पता चलेगा कि आप जब इसको कैलकुलेट करके लाओगे तो फोर्स का अमाउंट जो होगा वो बहुत कम हो जाएगा, जिस वजह से ये हम कह सकते हैं कि अर्थ और सन के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो क्वांटिटी है ग्रेविटी की वो कम है। लेकिन जब किसी नियर जो पास वाले ऑब्जेक्ट हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस होती है कम, जिस वजह से वो उसको खींच लेता है। तो मैथमेटिकल मॉडलिंग में हमें यही पता चलता है। जैसे अभी हम कोई बात बता दी, ये हमने एग्जाम्पल दे दिया, फिर हमने कोई एग्जाम्पल और दे दिया, हमने कह दिया इसमें कोई वेलोसिटी, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, तो वो जब मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में तो वो कितनी डिस्टेंस चल रहा है या क्या मूवमेंट है उसमें, तो हम ये फॉर्मूला हमारे पास हमने दे दिया, एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। तो इस फॉर्मूले से हमने क्या किया कि जो उसकी वेलोसिटी, जैसे कोई एक बाइक है या कोई कार है वो मूव कर रही है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो ये है और उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 लगा ली, और उसका जो एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन के लिए हमने फॉर्मूला दिया एफ इज इक्वल टू एम ए, तो अगर हमें ए चाहिए तो हम एफ बाई एम कर देंगे इज इक्वल टू ए। ये यहाँ पर रिटार्डेशन होता है, ये रिटार्डेशन का काम करता है, वो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं और इससे हमें पता चल जाएगा कि वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, वो हमें पता चल जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इन सब बातों को इस मैथमेटिकल मॉडलिंग के माध्यम से बता सकते हैं। इससे हमें सब एक ये प्रॉपर सोल्यूशन मिलता है, प्रॉपर तरीका मिलता है कि किस चीज़ को कैसे पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं। तो फिजिकल वर्ल्ड के अंदर जो भी हमें पढ़ना है उसको हमें समझने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो शुरू से चला आ रहा क्लासिफिकेशन, उस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनाइज नॉलेज होता है उसी नॉलेज को हम साइंटिफिक मेथड से स्टडी करते हैं। किसका स्टडी करते हैं? नेचर का स्टडी करते हैं। ऑब्जर्वेशन क्या करते हैं? जो हम कोई कुछ भी देखते हैं उसी को ऑब्जर्व करते हैं। जैसे हमने स्टार देखा, सन देखा, मून देखा या कोई भी गैलेक्सी कुछ भी देखा तो उसको हमने ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व करने के बाद उस चीज़ को हमने एक्सपेरिमेंट किया, उसका कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट अपनी लैब में किया। वहाँ से जो हमने नॉलेज गेन किया उस पर हमने क्वालिटेटिव देखी, उसकी क्वालिटी क्या है, उसमें क्या क्या क्वालिटी, स्पेसिफिकेशन उसका चेक किया, फिर उसमें क्या क्वांटिटी है। जैसे हमने अभी कहा कि ग्रेविटी डिस्टेंस बढ़ा देने पर ग्रेविटी घट जाती है और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे ग्रेविटी अमाउंट कम होगा। तो वो जो अमाउंट दिया, नंबर जो दिया वो नंबर होती है उसकी क्वांटिटी। वो इन चीज़ों की हम क्या करते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव की रीजनिंग करते हैं। वो रीजनिंग करने के बाद फिर आती है बात मैथमेटिकल मॉडलिंग की। मैथमेटिकल मॉडलिंग में क्या करना होता है कि जैसे हमारे जो भी, जैसे अभी हमने एक एग्जांपल लिया कि किसी चीज़ को उछाला जाता है तो अर्थ खींच लेती है, तो हमने बता दिया कि भाई उसकी ग्रेविटी होती है इस वजह से खींच लेती है। लेकिन जब बात आ गई कि जब सन भी तो चारों तरफ से, सन के पास भी तो ग्रेविटी होती तो अर्थ उसमें क्यों नहीं चली जाती, तब हम फंस गए। अब हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं। तब हमारे पास क्या आती है, मैथमेटिकल मॉडलिंग। मैथमेटिकल मॉडलिंग से हम इस बात को प्रूव कर सकते हैं कि अगर हमारी उसकी डिस्टेंस बढ़ रही है तो उसमें फोर्स अमाउंट कम होगा, अगर डिस्टेंस कम हो रही है तो फोर्स अमाउंट ज़्यादा होगा, फोर्स अमाउंट ज़्यादा होगा तो वो उसकी तरफ चली जाएगी। इसलिए कोई बॉल उछाली जाती है तो वो अर्थ पे आ जाती है, और सन और अर्थ की बात करें तो उनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है जिस वजह से वो एक दूसरे को अपनी तरफ नहीं खींचते। तो इस तरीके से आज ये फिजिकल वर्ल्ड का थोड़ा इंट्रो है, इसको आप लोग रिवाइज करिए, समझिए। थैंक यू। फिर